वेलकम टू द साक्षर दुगल शो कट हेल्थ की पैंट। आज काफी सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। मतलब अब स्मोकिंग, अल्कोहल, क्या उन्हें लगता है कि उनकी प्रॉब्लम, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। ये पूरा लाइफस्टाइल का क्या होता है, डैमेज रिपेयर, डैमेज रिपेयर, डैमेज रिपेयर, डैमेज रिपेयर, डैमेज रिपेयर, डैमेज रिपेयर। जो लिवर को चांटे पड़ रहे हैं अल्कोहल के, मोटापे के, डायबिटीज़ के, हेपेटाइटिस बी सी के, वो सबसे रेजिलिएंट है। लिवर में फैट इकट्ठा हुआ, इकट्ठा हुआ, इकट्ठा हुआ, इकट्ठा हुआ, इकट्ठा हुआ, एक लिमिट तक लिवर की कैपेसिटी फैट इकट्ठा करती है, फैटी लिवर। हार्ट अटैक से मरने का रिस्क 2 टाइम्स हायर होता है। अगर वो 3 नहीं है, मुझे दिक्कत नहीं। एक चीज आपको मैं बोलना चाह रहा था ना, एक लिमिट होती है बेइज्जती की। सो जब वो घमंड आता है ना, आप हम्बल नहीं होते कि मैंने किया है। दोस्तों, गट हेल्थ ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो गया है, खासकर पोस्ट कोविड। आई एम ग्लैड कि कोविड से पहले इसके बारे में बातें होती थी, आर्टिकल्स लिखे जाते थे, बट अवेयरनेस लेवल्स थोड़े कम थे। अब फॉर्चुनेटली ये अवेयरनेस भी हो रही है, बट एट द सेम टाइम प्रॉब्लम्स भी बढ़ रही हैं। तो सवाल ये उठता है कि करें क्या, रियल इन्फॉर्मेशन क्या है, रियल सोल्यूशंस क्या है। इन सब बातों को समझने के लिए और डिकोड करने के लिए हमारे साथ हमारे स्पेशल गेस्ट थे डॉक्टर शुभम वत्स्या, हु इज अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। एंड जब हमने इनसे बात की तो एक चीज़ ही समझ आई कि यार मिस इन्फॉर्मेशन ज़्यादा फैली है, लेकिन रियल इन्फॉर्मेशन फंडामेंटली सच भी है, ईजी भी है, एंड एट द सेम टाइम इम्प्लीमेंट करने में और भी आसान है। तो इस पूरे एपिसोड में नो मैटर आप एक यंगस्टर हैं या आप 60 प्लस के हैं, गट हेल्थ सबके लिए इंपॉर्टेंट है। जितनी जल्दी हमें पता लगे क्या सही है क्या गलत है, उतना बेटर है। सो इट्स माई ईगर रिक्वेस्ट दैट आप सब लोग ये एपिसोड ध्यान से सुने, चीज़ें समझें और इन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू द साक्षर दुगल शो। आज काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं पर्सनल तो नहीं बोलूँगा, बट एक चीज़ आपको मैं बोलना चाह रहा था। मेरे फूफा जी हैं, ठीक है, उनका ना गट हेल्थ की बैंड रही है, और ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत जंक खाते हो। ठीक ठाक, मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत फिट है, ठीक ठाक लाइफस्टाइल है, बाहर का 1-2 बार हो जाता है, बट गट हेल्थ बहुत खराब है। तो काफ़ी सारी चीज़ें बात करनी है, बट पहले हम गट हेल्थ से शुरुआत करते हैं। साक्षरी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर एंड थैंक यू फॉर द वार्म वेलकम। बाकी आपके फूफा जी की बात कर लेते हैं, फिर आप बोल रहे हो तो देखिए, गट हेल्थ एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, ठीक है। गट हेल्थ का मतलब है कि आपको ब्लोटिंग हो रही है, या आपको भूख नहीं लग रही है, आपको खाना खाने के बाद एकदम से वॉशरूम जाना पड़ता है, क्या आपको नौजिया रहता है, रिकरेंट वॉमिटिंग्स होती हैं, पेट में दर्द होता है। तो ये सब बहुत ब्रॉड टॉपिक हो जाता है। तो अगर कोई स्पेसिफिकली पूछ रहा है कि गट हेल्थ क्या है, गट हेल्थ के क्या सिम्टम्स हैं, क्या वो पैथोलॉजिकल है या फिजियोलॉजिकल है। पैथोलॉजिकल मतलब बीमारी को का साइन है, या वेरिएशन ऑफ नॉर्मल है जैसे फिजियोलॉजिकल बोलते हैं, तो वो समझना ज़रूरी होगा। तो ऐसे तो नहीं बता पाऊंगा फूफा जी के बारे में, फूफा जी से मिलूँ तो मैं अच्छे से उन्हें हिस्ट्री लेके एग्जामिन ज़रूर कर सकता हूँ कि एग्जैक्टली गट हेल्थ में क्या उन्हें लगता है कि उनकी प्रॉब्लम है। तो आजकल जैसे मैंने अपनी फूफा जी की बात की, बट बहुत लोगों की मैंने देखा गट हेल्थ की मतलब काफ़ी खराब हो चुकी है, एंड डिफरेंट डिफरेंट केसेस। किसी का लाइफस्टाइल तो है ही खराब, किसी का मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं जो बाहर का बिल्कुल नहीं खाते, दे आर ऑन द अदर एक्सट्रीम, फिर भी गट हेल्थ खराब है। सो व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स जो लोग कर रहे हैं आजकल? तो सर देखिए, पहले तो बाहर की चीज़ों से पहले अंदर जाते हैं। सो सबसे पहले समझते हैं गट हेल्थ कहाँ से कंट्रोल होती है। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैंने अपने बहुत सारी पॉडकास्ट में बात की है, जिसे गट ब्रेन एक्सिस बोलते हैं। गट ब्रेन एक्सिस। ओके, तो गट क्या है? गट आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है। जैसे मुंह से आपने खाना खाया, खाना फूड पाइप में गया, स्टमक में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, लार्ज इंटेस्टाइन में गया। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ऑब्जॉर्ब होता है उसका हेल्प करता है आपको लिवर, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर। तो ये पूरा गट है। अब ब्रेन जो है वो दिमाग है। ब्रेन में मूड स्टेबलाइजर जो पदार्थ है उसे सेरोटोनिन बोलते हैं, और मैक्सिमम सेरोटोनिन आता है गट से। अच्छा। ओके, सो द मैक्सिमम सेरोटोनिन प्रोडक्शन इन द बॉडी इज फ्रॉम द गट। ओके, तो क्या कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनकी गट हेल्थ खराब है, बट वो ब्रेन से कनेक्टेड है। जैसे उनको स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, पुअर लाइफस्टाइल है, जैसे आप कह रहे हैं सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, और स्लीप क्वालिटी पुअर है। इस सब से बहुत सारे सिम्टम आते हैं। जब हम ऐसे पेशेंट लेके आते हैं, जैसे गैस हो रही है, जिनको पेट में दर्द हो रहा है, मल्टीपल टाइम स्टूल जा रहे हैं, उनसे हम जब डिटेल्ड हिस्ट्री लेते हैं, हमें कहीं ना कहीं स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग मिलती है। जैसे हम पेशेंट से पूछते हैं कितनी बार आपको ये सिम्टम्स नींद में आते हैं, तो कहते हैं नींद में तो कभी नहीं आते। तो हम कहते हैं नींद में क्यों नहीं आते? नींद में आपका पेट तो सोता नहीं है, आपका दिमाग सोता है। कितनी बार
आपको इन सिम्टम्स के लिए उठ के हॉस्पिटल जाके इमरजेंसी में इंजेक्शन लगवाना पड़ा? मेजॉरिटी कहते हैं कभी नहीं, कहते हैं ऐसा क्यों नहीं हुआ? और जब आपको सिम्टम्स आते हैं, आप फ्री होते हैं कि बिजी होते हैं, हमेशा ऑब्जर्व करिएगा। तो अगली बार आके बताते हैं सिम्टम्स तभी आते हैं जब मैं फ्री होता हूँ। तो हम सेंसिटाइज करते हैं कि समवेयर द सिम्टम्स आर फ्रॉम द गट, बट इट डेफिनेटली इज रिलेटेड टू द ब्रेन फुली और पार्टली। दैट इज माई जॉब। कई बार ऐसे पेशेंट्स होते हैं इनमें गट में कोई एब्नॉर्मैलिटी नहीं होती, पर सिम्टम्स सारे गट के होते हैं। और ऐसे पेशेंट भी होते हैं जिनमें डेफिनेटली गट ब्रेन एक्सेस इन्वॉल्व होता है, पर गट में भी इशूज होते हैं। ये मुझे एक्चुअली मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में याद दिला रहा है। जब मेरे स्कूल में एग्जाम होते थे, खासकर मैथ का एग्जाम, मेरे को बहुत डर लगता था उस सब्जेक्ट से, तो मेरा पेट खराब हो जाता था। कहीं ना कहीं आई थिंक यही एक बिल्कुल रिलेशन बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो ये चीज़ एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना सर, सेंसिटाइज करना एक इंसान को ये कि ब्रेन से रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि आप जब बोल रहे हो आपको बहुत सेंसिटिवली इशू एड्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि आप पेशेंट को पागल नहीं बोल रहे हो, आप उसे बोल रहे हो कि कोई एड्रेसेबल इशू है। देखिए, अगर पेशेंट को आप सेंसिटाइज नहीं करेंगे इस बारे में, तो पेशेंट को भी रियलाइज ही नहीं होगा, क्योंकि मरीज के लिए तो उसका पेट खराब है और आपने पेट ठीक कर भी दिया, बट उसके अंडरलाइन स्ट्रेस, एंग्जाइटी, पुअर क्वालिटी ऑफ स्लीप, ये सब ठीक नहीं हुआ, तो उसे सिम्टम्स वापस आ गए। तो आप परमानेंट क्योर नहीं दे पा रहे ना पेशेंट को। फिर परमानेंट क्योर देना है, उसके लिए डॉक्टर को पेन लेके सेंसिटाइज करना पड़ेगा कि भाई इशू ये है। सर, गट हेल्थ की हमने बात की, क्या क्या मिस्टेक्स हैं, क्या है, लेकिन ऐसा कोई स्पेसिफिक ट्रेंड आप देख रहे हैं आजकल अपने पेशेंट्स में जो बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग है गट हेल्थ को लेकर? बिल्कुल है सर। देखिए, अलार्मिंग, जो आप अलार्मिंग बोलते हैं ना रैंडमली, तो एक डॉक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं अलार्मिंग क्या होता है। अगर कोई पेशेंट सिर्फ गैस, पेट में दर्द, ये सब लेके आ रहा है, तो उसके लिए 5-6 ऐसे रेड फ्लैग्स होते हैं जो हमारे लिए अलार्म सिग्नल्स होते हैं। अनइंटेंशनल वेट लॉस है कि नहीं है, रीसेंट ऑनसेट है कि नहीं है। जनरली ये सिम्टम्स लॉन्ग स्टैंडिंग होते हैं, जैसे आपके फूफा जी भी हैं तो उनको सिम्टम्स लॉन्ग स्टैंडिंग होंगे, ठीक है। कोई सगे रिश्तेदार में, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में, मम्मी में, पापा में, सगे भाई बहन में कोई कैंसर की हिस्ट्री तो नहीं है, पर्टिकुलरली गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर, राइट। कोई हीमोग्लोबिन कम तो नहीं हुआ, कोई रिकरेंट वॉमिटिंग्स तो नहीं आ रही, ये सब बहुत जरूरी है। और एक और चीज होती है कि आपको नींद के बीच में सिम्टम्स आना, जो आपकी नॉक्टर्नल, एक बार सोने के बाद सिम्टम्स आना, और वो सिम्टम्स आपको इमरजेंसी तक अस्पताल के लेके जा रहे हैं, तो ये सब हमारे लिए अलार्मिंग सिम्टम्स होते हैं, जिसमें हमें 100% पेशेंट को इन्वेस्टिगेट करना ही पड़ता है कि भैया ऐसा क्या है कि ये सब हो रहा है। अगर ये सब नहीं है तो अलार्मिंग सिम्टम्स नहीं है। दूसरी चीज़, देखिए सर, आज ऐसा है कि डायग्नोस्टिक मेथड्स इतने ज़्यादा हो गए ना कि बीमारियां जल्दी पता लग जाती हैं। सोशल मीडिया की वजह से आपको भी पता लग जाता है। आज से 50 साल पहले क्या होगा, आदमी को कुछ होता था, वो मर जाता था तो लगता था मर गया, पता ही लगता था क्या हुआ। आज क्योंकि पता लग जाता है, इसलिए भी वो अवेयरनेस ज़्यादा है। ऐसा नहीं पॉपुलेशन बढ़ी है तो बीमारियां बढ़ गई हैं, बट पता लगने की, डायग्नोसिस की एंड दुनिया को पता लगने की स्पीड बढ़ गई है। दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच हैज टू बी अंडरस्टूड। सो सर, एक और चीज़ मैंने देखी है कि जो पिल पॉपिंग का कल्चर तो हर जगह ही है। एंड मुझे याद है पीछे किससे बात कर रहा था, उसकी कुछ मतलब नॉर्मल चीज़ है कि बड़ी मेरा जी पेट थोड़ा अपसेट है, मेरी गट हेल्थ इतनी अच्छी नहीं है, मैं ना प्रोबायोटिक लेता हूँ, ये ले लेता हूँ। ये कितना सही है, कितना खराब है? सर, ये बिल्कुल गलत है। इट इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम्स विच लैंड्स अप विद मल्टीपल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ऑल्सो, क्योंकि आपसे प्रोबायोटिक बोल रहे हैं लोग। जब पेट खराब होता है तो सिप्लॉक्स टीजेड भी ऐसे ले लेते हैं, और नेडाजोल भी ऐसे ले लेते हैं, मेट्रोनेडाजोल भी ले लेते हैं। तो होता क्या है, आपके जो सिस्टम के बैक्टीरिया हैं, एक तो ये गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया, दोनों को मारते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक्स की बात कर रहा हूँ मैं। दूसरा, जब आप एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो बहुत सारे जो आपके बैक्टीरिया हैं वो इनको रेजिस्टेंट हो जाते हैं। तो आपको सपोज करें कभी निमोनिया हुआ, आप हॉस्पिटल आए, तो यू आर ऑलरेडी रेजिस्टेंट टू ऑल दी एंटीबायोटिक्स, तो बहुत दिक्कत होती है। दूसरी बात, खुद से प्रोबायोटिक्स जो आप ले रहे हैं, कमर्शियल प्रोडक्ट्स, उनकी ज़रूरत नहीं है आपको, अगर डॉक्टर ना दे दो। द बेस्ट प्रोबायोटिक इज कर्ड, पीरियड। कर्ड से बेटर प्रोबायोटिक कोई नहीं है। और आपको बहुत सारे अमीर पेशेंट्स आते हैं, कहते हैं हम ग्रीक योगर्ट खा सकते हैं, तो मैं उनको कहता हूँ ये अमीरों की चोचलें, आप सिर्फ कर्ड खा सकते हो। आप ग्रीक योगर्ट खाना चाहते हैं, खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बट यू डोंट नीड टू स्पेंड दैट काइंड ऑफ मनी। यू कैन वेरी वेल हैव कर्ड, हैव इट 2 times a day, कोई दिक्कत नहीं है। लस्सी पीजिए, बेस्ट प्रोबायोटिक्स है सर। तो देखिए, जितना हम इसको डिस्करेज कर सकते हैं ना पिल पॉपिंग को, अब कितने सारे लोग हैं जो गैस की दवाई ऐसे ही खाते रहते हैं। ब्रेकफास्ट बन गया लोगों का गैस की दवाई, कि खाली पेट जब तक गैस की दवाई नहीं खाएंगे तब तक ब्रेकफास्ट करेंगे ही नहीं। उससे आयरन की कमी हो जाती है, कैल्शियम की कमी होती है, मैग्नीशियम की कमी होती है, विटामिन B12 की कमी होती है, पोस्ट मीनोपॉजल वुमेन में फ्रैक्चर्स होते हैं। तो इतनी किडनी में जो PPIs आपके ड्रग्स हैं, जो गैस वाले, एसिडिटी वाले, किडनी में दिक्कतें करते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें दिक्कत देती हैं जो हमें पता नहीं लगता है। फिर एंड में जाकर बीमारी होती है, हमें लगता है बीमारी कैसे होगी। तो वो चीज़ें हैं जो हमें
आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने में आज के टाइम पे ईजी हो रहा है। सर एसिडिटी और इंडाइजेशन की बहुत ही कॉमन हो गया। पहले मुझे याद है किसी को होता था तो फिर भी लोग ध्यान देते थे। आजकल तो कोई बोलता है तो बहुत ही नॉर्मल है, एसिडिटी हो गई है। क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं जो लोग कर रहे हैं? ईटिंग हैबिट्स खराब है सर। ओबेसिटी एसिडिटी कराती है। देखिए क्या फंडा है ना, फूड पाइप और स्टमक के बीच में एक स्फिंक्टर होता है, इसे लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर बोलते हैं। इसोफेगस इज द मेडिकल टर्म टू फूड पाइप। तो फूड पाइप और स्टमक के बीच में एक ढक्कन है, वाल्व की तरह काम करता है। ऊपर से नीचे खाना पानी एयर जाने देता है, नीचे से ऊपर नहीं आने देता। ठीक है। जब आप मोटे होते हैं, आप स्मोकिंग करते हैं, आप अल्कोहल पीते हैं, आप स्पाइसी फूड खाते हैं, आप फ्राइड फूड खाते हैं, आप एक्सेसिव कॉफ़ी चाय कंजम्पशन करते हैं, आप चॉकलेट ज़्यादा खाते हैं, मिंट्स ज़्यादा खाते हैं, तो ये जो स्फिंक्टर है ये डिसफंक्शनल हो जाता है। तो ये नीचे से ऊपर रोक नहीं पाता। तो एसिड नॉर्मल है सर। एसिड नॉर्मली कुदरत ने बनाया है, वो एक प्रोटेक्शन भी है कि आप कुछ गंदा खाते हैं तो एसिड में ही वो बैक्टीरिया मर जाते हैं बहुत सारे। पर एसिड सिर्फ पेट में नॉर्मल है, जब वो ऊपर आता है तो फूड पाइप या ईसोफेगस को उसकी आदत नहीं है, तो आपको एसिडिटी फील होती है। तो एसिड को मारना इज एक्चुअली नॉट द करेक्ट ट्रीटमेंट। द करेक्ट ट्रीटमेंट इज फाइंड द अंडरलाइंग कॉज। स्ट्रेस रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है लोगों को सर। अच्छा। बिल्कुल होती है। बहुत सारे पेशेंट्स हैं इनको होती है, तो आपको वो चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। क्योंकि स्ट्रेस के साथ सर देखिए कॉर्पोरेट कल्चर है, आप अवेयर होंगे। बहुत सारे लोग स्मोक भी करते हैं, बहुत सारे लोग ड्रिंक भी करते हैं, बहुत सारे लोग प्रोसेस्ड फूड्स भी खाते हैं, पिज्ज़ाज, बर्गर्स। मीटिंग्स चल रही हैं मल्टीपल कॉर्पोरेट, उसके बीच में एकदम से खाना मंगवाना है तो फूड डिलीवरी ऐप से ऑर्डर हो जाता है। तो वो सब भी इशू प्ले करता है। तो आपको अच्छे से हिस्ट्री लेके पेशेंट को सेंसिटाइज करना है कि ऑल ऑफ दिस व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज लाइफस्टाइल, इट इज़ नॉट मेडिसिन रिलेटेड। ठीक है। मतलब लाइफस्टाइल है, जो लाइफस्टाइल जितना हम लाइफस्टाइल पे काम करेंगे उतना ये चीज़ों से हम रहित रह पाएंगे। सर आपने बहुत बार सुना है कि आप जी जैसे फॉर एग्जांपल आप खाना खाया है, आप 15-20 मिनट वॉक कर लो। एंड बहुत लोग मैंने देखे हैं जो वॉक नहीं करते, खाना खा लिया वो एसिडिटी कंप्लेंट करना शुरू कर देते हैं। तो इतना इफेक्ट पड़ता है क्या? बिल्कुल पड़ता है सर, क्योंकि देखिए अगर आप लेट जाते हैं ना, देखिए आप बैठे हैं या वॉक कर रहे हैं तो ग्रेविटी भी हेल्प करती है ना नीचे गया हुआ सामान ऊपर नहीं आने में। आप एकदम लेट जाते हैं तो जैसे आप देखिए कि कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा एसिडिटी वाले होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं खाने और सोने के बीच में 3 घंटे गैप रखिए। हाँ, लोग बहुत बार ये करते हैं, रात को में ना एकदम खाना खाया और लेटने हाँ, चले तो गए। फिर रिफ्लक्स होता है। दूसरा, जब फिर भी मेंटेन नहीं हो रहा तो हम पेशेंट को हेड एंड ऊपर करने को बोलते हैं, ग्रेविटी की हेल्प लेने के लिए। तो डेफिनेटली वॉकिंग आफ्टर फूड आपकी एसिडिटी में हेल्प करता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। डाइजेशन में भी हेल्प करता है, क्योंकि वॉकिंग से आपकी जो नॉर्मल प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ इंटेस्टाइन्स होती है, इसे पेरिस्टालसिस बोलते हैं, वो भी बढ़ जाती है। सर अगर कोई बंदा जो हमारा शो देख रहा है उसकी गट हेल्थ ठीक नहीं है, उसको पता है, क्या क्या इमीडिएटली वो प्रैक्टिकल स्टेप्स ले सकता है इसको ठीक करने के सबसे पहले सर अपने लाइफस्टाइल को ढूंढना है अच्छे से, कितनी फिजिकल एक्टिविटी है। एक हफ्ते में क्या मैं 200 से 250 मिनट टोटल 3 से 4 घंटे लिए? फिजिकल एक्टिविटी कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, जिसमें एरोबिक और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग दोनों है कि नहीं। एरोबिक मतलब स्विमिंग, रनिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग। रेजिस्टेंस मतलब लिमिटेड वेट्स। हम ये नहीं कह रहे कि आप 100 किलो का बेंच प्रेस मार के अपनी शोल्डर इंजरी कर लो या ट्राइसेप इंजरी कर लो। आप नेचुरल घर पे कर सकते हैं, आप पुशअप्स मार सकते हैं, आप सिटअप्स मार सकते हैं, आप गेम्स खेल सकते हैं, आप बैडमिंटन खेल सकते हैं, कोई भी खेल सकता है बैडमिंटन। आप कुछ भी नहीं चाहिए, एक रैकेट ही होता है खेलने के लिए, राइट। स्क्रीन टाइम कम करें। स्क्रीन टाइम बहुत बड़ा इशू है सर विद द, कैसे? क्योंकि आपको दिमाग को इन्वॉल्व कर रहा है ना वो। देखिए प्रॉब्लम क्या है इन्फॉर्मेशन की, उस इन्फॉर्मेशन को असेस करने के लिए सॉफ्टवेयर भी तो चाहिए। गूगल से लोगों को एंग्जाइटी कितनी होती है जब वो हेल्थ के इश्यूज करते हैं। तो गूगल सर्च इंजन है, उसने कुछ कीवर्ड्स पकड़े, आपको कैंसर करा दिया। एक बार कैंसर लिखा आ जाता है, मरीज के दिमाग में बैठ जाता है, फिर वो मल्टीपल, फिर डॉक्टर शॉपिंग शुरू होती है, फिर मल्टीपल टेस्ट होते हैं। तो ये समझना कि सब कुछ मेरा काम नहीं है, माइंडिंग माई ओन बिजनेस। भाई अपनी ज़िंदगी का ख्याल रखें तो लाइफस्टाइल का ख्याल रखो। डॉक्टर, आप लॉयर हैं, अगर मेरे को कोई लॉ की प्रॉब्लम होती है, मैं आपसे आके गूगल पढ़ के बताऊंगा तो आप मेरे को बोल रहे हैं डॉक्टर साहब वही गलती कर रहे हो जो पेशेंट्स आपके साथ करते हैं। सो दैट ट्रस्ट विद योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैज़ टू बी देयर, एंड नॉट डूइंग एक्सेसिव रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज जैसे आपने इतनी पढ़ाई करी है, हमने भी इतनी पढ़ाई करी है, इतनी सारी डिग्रियां लगती हैं उस इन्फॉर्मेशन को एक्चुअली प्रोसेस करके समझने में। तो वो बहुत बड़ा इशू है। स्क्रीन टाइम कम करें, फिर एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। स्क्रीन टाइम, आप कार्बोहाइड्रेट इंटेक कितना है, मीठा इंटेक कितना है आपका, मीठा बंद करें, राइट। वेट कम करें, आपका बॉडी मास इंडेक्स, वेट इन केजी बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर शुड बी लेस देन 27 फॉर एन इंडियन। ठीक है। आपका मिड एब्डोमिनल सर्कम्फ्रेंस अम्बिलिकस पे फॉर अ फीमेल 34 के ऊपर नहीं होना चाहिए, फॉर अ मेल 38 के ऊपर नहीं होना चाहिए, राइट। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। मतलब अब स्मोकिंग, अल्कोहल,
ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। ये पूरा लाइफस्टाइल का गेम है। आप लाइफस्टाइल पे काम नहीं कर रहे हैं और पिल पॉपिंग में बिलीव कर रहे हैं। जैसे मैंने एक मीम देखा था, बहुत कॉमनली आता है कि दो विंडोज़ बनी हुई हैं, एक विंडो पे लिखा है पिल्स, एक पे लिखा है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, खाली है वो, और पिल्स पे सारे हैं। तो वो चीज़ हमें धीरे धीरे करके, जैसे अब देखिए आपके जैसे मेरे जैसे लोग जो अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो धीरे धीरे करके में भी 2 साल में 5 साल में हम सारे मिलकर उस लेवल पे पहुंच पाएंगे जहाँ पे ज़्यादा लोग इस तरफ आएंगे। सर अब मैंने एक और चीज देखी आजकल, नोटिस की है कि ना जो जेन जी है, जेन अल्फा है, एक कल्चर बन गया है कि ना रात को लेट तक उठो 2 बजे तक और 12-1 बजे स्विगी जोमेटो करो। अब बहुत सारे पेरेंट्स भी देख रहे हैं, बहुत परेशान है वो समझाते हैं, समझ नहीं आती। आपका क्या मैसेज है उन बच्चों को और उन पेरेंट्स को, क्या मैसेज है कि मतलब क्या कर सकते हैं अपने बच्चों को ट्रैक पे लाने के लिए? सर बायोलॉजिकल क्लॉक को रिस्पेक्ट करना है, ठीक है। मतलब हम इंडिया में रह रहे हैं और 3 वक्त का खाना खाना जो हम खा रहे हैं, उसके अलावा जो भी हम खा रहे हैं ना, वो अक्यूमुलेट होके बाद में हमें दिक्कत देगा। तो जो 12-1 बजे वाला खाना है, एक तो वो एंटी बायोलॉजी है, राइट। हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं है। जो नेचुरल फास्टिंग टाइम है 12 घंटे का हमारी बॉडी का, उसको आप तोड़ रहे हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, उन कैलोरीज की आपको ज़रूरत नहीं। और तीसरा, कोई आप रात को सैलेड का ऑर्डर कर नहीं रहे। जो क्वालिटी ऑफ फूड है, वो कैसे प्रिपेयर हो रहा है कमर्शियली, कौन सा ऑयल यूज़ हो रहा है, वो सब आपको नहीं पता। कोई भी कमर्शियल प्रोडक्ट है वो प्रॉफिट के लिए बनाया गया है, तो क्वालिटी कितनी मेंटेन हो रही है आपको नहीं पता, तो आप क्या सिस्टम में डाल रहे हो आपको नहीं पता। तो ये सब चीज़ें लॉन्ग रन में आपको बहुत दिक्कत देती हैं। फिर इसी से आपकी एसिडिटी बढ़ेगी, इसी से आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप खराब होगी, ये सब होगा। तो नाइट टाइम आप एक्सेसिव जागेंगे तो आपकी एंग्जाइटी लेवल्स बढ़ेंगी, तो ये सब बिल्कुल होगा। तो पेरेंट्स को मैं यही बोलूँगा कि बच्चों से बात करें, और मतलब जितना, और फ्यूचर रेपरकशंस बहुत है क्योंकि हाँ, माँ बाप भी ना ओबेसिटी हो जाती है बस, ओबेसिटी हो जाती है ना, बिकॉज आप समझिए मतलब जैसे फाइनेंस में होता है कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, या आप एक्सेसिव एक्यूमुलेट 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 एक्यूमुलेट, क्योंकि अब मैं अपने समझाता हूँ काफ़ी लोगों को कि पैसे की बात समझ आती है ना किसी को। एक हर इंसान की एक सेविंग्स होती है, ठीक है, एक आमदनी होती है, अर्निंग, एक खर्चा होता है, राइट। क्या होता है हमारा एम, आपका मेरा जो हम काम कर रहे हैं, कि हमारा जो खर्चा है वो अर्निंग से चले और कुछ बचे और सेविंग में ऐड हो, है ना। अब पैसे को हटा के से कैलोरीज कर दीजिए आप। अब आपका एक सेविंग कैलोरीज है आपकी बॉडी में, आप एक बर्न कर रहे हैं, एक बॉडी नॉर्मली बर्न कर रही है, एक आप बर्न कर रहे हैं, और एक अंदर आ रही है। तो अब आपको उल्टा ही होना चाहिए कि आपका बैलेंस नेगेटिव हो, कि आपकी बर्निंग ज़्यादा हो, इनटेक कम हो, कि सेविंग यूज़ हो। तो अगर आप सेविंग फैट रिजर्व जो है वो यूज़ नहीं करेंगे तो आपका फैट एक्यूमुलेट होता रहेगा। फैट एक्यूमुलेट होगा तो आप जैसे गट हेल्थ की बात कर रहे थे, कॉमनली बहुत कॉमन आज के टाइम पे फैटी लिवर है। ऐसे ही फैटी लिवर आता है पिक्चर में। तो फैटी लिवर आता है, फिर वही फैट लिवर से ब्लड में जाता है, गॉल ब्लैडर में जाता है तो गॉल स्टोन कराता है, आर्टरीज में जाके डिपॉजिट होता है तो बीपी कराता है, हार्ट में डिपॉजिट होता है हार्ट अटैक कराता है। आपने दिमाग, फैटी लिवर बोला, हाँ। फैटी लिवर इतना कॉमन क्यों हो गया आजकल इंडिया में? एक तो सर कॉमन इसलिए हो गया क्योंकि पता लग जाता है, अगेन डायग्नोस्टिक्स बहुत ईजी है। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर ना सर फ्रीडम बहुत है, तो इतने आराम से आपकी इन्वेस्टिगेशन हो जाती है ना। आप यूएस जाके गैस्ट्रोन्टरोलॉजिस्ट से मिलकर दिखाइए, 6 महीने की वेटिंग होती है। फिर जो लिखेगा वही होगा, जो दवाई लिखेगा वही मिलेगी, नो ओवर द काउंटर दवाई मिलेगी, ना ओवर द काउंटर टेस्ट होंगे। आप खुद से ब्लड देके टेस्ट भी नहीं करा सकते, समझ रहे हैं? वेस्ट में हर जगह ऐसे। तो एक तो ये कारण है कि मैं अल्ट्रासाउंड करा लेता हूँ अपना। दूसरा, अगेन जो हम अभी तक बात कर रहे हैं, ओबेसिटी आजकल कॉमन कितनी है देखिए। ओबेसिटी इज दी बिगेस्ट एपिडेमिक। बल्कि ये कहा जाता है, पहले तो लिवर सिरोसिस मानते थे ना नॉर्मली कि अल्कोहल से होता है, आजकल कितने पेशेंट हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज वाले जिनको लिवर सिरोसिस हो रहा है। बल्कि हमारा तो डेटा कहता है इंडियन सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोन्टरोलॉजी का 2035 तक नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज वुड बी अ मोर कॉमन कॉज ऑफ सिरोसिस देन अल्कोहल। दैट इज द स्पीड एट विच दिस इज गोइंग। क्योंकि आप देखिए नॉर्थ इंडियन पॉपुलेशन की बात कर लेते हैं जहाँ हम रहते हैं, व्हाट इज आवर सेलिब्रेशन? मिठाइयाँ खाओ। Exactly. That is pure carb. Gives maximum insulin spike, maximum anabolism, maximum fat accumulation. ठीक है, अब मैं घर आऊँगा, आप मुझे समोसे खिलाओगे, कचौड़ी खिलाओगे, मीठी चाय पिलाओगे, समझ रहे हैं? तो ये सब अक्यूमुलेट हो रहा है ना। जैसे मेरे पास बहुत सारी पेशेंट्स हैं 50 ईयर ओल्ड लेडीज़ जो कहती हैं सर मैं तो कभी दारू नहीं पी, मेरे को लिवर डिजीज़ कैसे हो गई। तो मैं उनसे पूछता हूँ आज तक समोसे कितने खाए, गिन के आओ जरा लास्ट 30 साल में। कि सर वो तो गिनती नहीं है। जलेबी कितनी खाई, गिन के आओ। तो आपको पता ही नहीं है, कैलकुलेटेड ही नहीं है, वो सब अक्यूमुलेट हो रहा है। और हम एशियंस हैं, हम प्राइमरली कार्ब ईटर्स हैं, आज भी मेजॉरिटी हम वेजिटेरियंस हैं, तो हमारे पास प्रोटीन ही नहीं है। अब
नॉर्मल जो बंदा सेडेंटरी है, एक्सरसाइज नहीं कर रहा, उसको भी 1 ग्राम पर केजी प्रोटीन चाहिए। आपका वेट भी 65 तो होगा, 60-65, राइट? तो आपको 65 ग्राम प्रोटीन चाहिए। कहाँ से आता है जरा गिन के बताऊंगा आपको पूरे दिन में, आप डाइट कैलकुलेट करो अपनी। मुश्किल है काफी। ये रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है डेली। मतलब ये वो नहीं है जो, ये ज़रूरत है आपकी, ये चाहत नहीं है, ये ज़रूरत है। इट्स नॉट लाइक यू वांट इट, यू नीड इट। सो वेयर इज दैट लेडी हु इज अ प्योर वेजिटेरियन गेटिंग इट फ्रॉम, हु इज सर्वाइविंग ऑन रोटी, चावल, दाल, पनीर, सब्जी, मिठाई, जलेबी, समोसा? कहाँ मिल रहा है उसे? नहीं मिल पा रहा ना। और प्रोटीन तो एक्चुअली लिवर सेवर है, फाइबर लिवर सेवर है। जैसे अब दूसरी बात कर लेते हैं, आपने जेन जी, जेन अल्फा जो भी बात कर रहे हो आप, मुझे तो पता भी नहीं क्या होते हैं लोग, बट प्रोसेस्ड फूड इतना हाई है। हर टाइम पे ग्रिल सैंडविच चल रहा है, हर टाइम पे पिज्ज़ा चल रहा है, हर टाइम पे बर्गर चल रहा है। कबाब, हाँ, sausage। कबाब, सॉसेज, ग्रिल सैंडविच इतने बुरे नहीं हैं ओवरऑल, बट जो प्रोसेस्ड है यार। और एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑयल कौन सा यूज़ कर रहे हो आप? जो आपका रिफाइंड ऑयल्स हैं वो जहर है। पाम ऑयल हो गया, जहर। तो कोल्ड प्रेस ऑयल्स आपको यूज़ करने चाहिए। कोल्ड प्रेस ऑयल्स कौन से होते हैं? कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल, सीसम ऑयल, ये सब दे शुड बी यूज्ड, राइट? घी बहुत अच्छा है, लोग घी को ऐसे ही बदनाम करते रहते हैं, ठीक है। ऑलिव ऑयल और घी में ऑलिव ऑयल इज़ अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि घी में सैचुरेटेड फैट ज़्यादा होता है। ऑलिव ऑयल में आपके ओमेगा 3, ओमेगा 6 अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा होते हैं। बट अगर आप इतने वैसे नहीं कर सकते तो घी बहुत अच्छा है, समझ रहे? तो फ्राइड मत खाइए, प्रोसेस्ड मत खाइए। अगर आपको फैटी लिवर से बचना है तो ब्लैक कॉफ़ी पीजिए। आई थिंक आपने कहीं बोला भी ब्लैक कॉफी काफी हेल्प करती है। बिल्कुल सर, पूरा डेटा है इस पे। तो ब्लैक कॉफ़ी डेफिनेटली हेल्प करती है, बट आपको सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी पे नहीं जाना ना। एक्चुअल ट्रीटमेंट तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। डाइट और लाइफस्टाइल से वेट लॉस इज द एक्चुअल ट्रीटमेंट फॉर फैटी लिवर, फॉर गट हेल्थ। योर BMI हैज़ टू बी लेस देन 27, योर फैट परसेंटेज हैज़ टू बी लेस देन 20%। आपने फैटी लिवर बोला, लोग बहुत बार, एंड मैंने थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा है, कुछ स्टेजेस भी होती है फैटी लिवर की। बिल्कुल होती सर है। क्या स्टेजेस होती हैं? सर 2 तरह से होती हैं। एक तो अल्ट्रासाउंड पे ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 होता है। वो तो विजिबिलिटी ऑफ द डायफ्राम, जो लिवर है और लंग के बीच में एक पर्दा है, ऐसे इसको डायफ्राम बोलते हैं। तो डायफ्राम कितना दिख रहा है उस पर ग्रेडिंग होती है, वो इतना स्पेसिफिक नहीं होता, बट येस देयर इज आर गुड टेस्ट, नॉन इन्वेजिव। एक फाइब्रोस्कैन कहलाता है, फाइब्रोस्कैन। या इट्स अ स्कैन फॉर द फाइब्रोसिस ऑफ द लिवर। तो जनरली लिवर डिजीज की 4 स्टेज होती है: नॉर्मल लिवर, फैटी लिवर, स्टेटोहेपेटाइटिस, फाइब्रोसिस एंड देन सिरोसिस। पांचवा सर। मतलब नॉर्मल को स्टेज नहीं ले रहे हैं, हाँ। स्टेज 1 इज फैटी लिवर, ठीक है। तो क्या है कि फैटी लिवर का मतलब है लिवर पे फैट है पर सूजन नहीं है। स्टेज 2 है स्टेटोहेपेटाइटिस, आपका LFT डिरेंजमेंट लग गया, LFT, SGOT, SGPT, बिलिरुबिन, आपका SGOT-PT बढ़ने लग गया, तो स्टेटोहेपेटाइटिस है। फिर फाइब्रोस्कैन पे जब आपका स्कोर 7 के ऊपर जाने लगता है, KPA, तो फाइब्रोसिस कहलाता है। सिरोसिस इज इरिवर्सिबल डैमेज टू अराउंड 80% ऑफ द लिवर, जिसमें आपके पैरों पर सूजन, आंखें पीली, खून की उल्टी, ये सब होने लग जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो डेफिनेटली आपकी स्टेजेस कहलाती हैं लिवर डिजीज़ की। अच्छा सर, कुछ क्वेश्चन है मेरे पास, अब आप बताना है मिथ है या नहीं है और क्यों। पहला, खाली पेट मैं सुबह हर रोज जूसेस पी रहा हूँ, फ्रूट जूसेस, तो क्या उससे मेरा फैटी लिवर हो सकता है? बिल्कुल होगा सर। फ्रूट जूस में प्रॉपर फ्रक्टोज है, और फ्रक्टोज और ग्लूकोज 2 डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स हैं, दोनों का चैनल बिल्कुल अलग है। तो एक तो आपने फ्रूट से जो बेस्ट चीज़ है वो ले ली, फाइबर, सिर्फ चाशनी बच गई उसमें फ्रक्टोज, सीधा लिवर में जाकर फैट में कन्वर्ट होता है। तो फ्रूट जूस तो हमें डिस्करेज करने चाहिए, चाहे फ्रेश हो चाहे प्रिजर्व हो। प्रिजर्व का तो मतलब ही नहीं है, फ्रेश को भी हमें डिस्करेज करना चाहिए और लोगों को बोलना चाहिए फ्रूट्स खाइए, एप्पल्स खाइए आप। तो खाने, अगर मैं खाली पेट फ्रूट्स खा रहा हूँ तब कुछ नहीं है? कुछ भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि फाइबर है ना बहुत सारा, मेजॉरिटी तो आपका रफेज बना रहा है, आपकी कॉन्स्टिपेशन में हेल्प कर रहा है, आपको फाइबर दे रहा है इतना, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड, सुबह घी कॉफी, जो आजकल नया कॉन्सेप्ट है, घी कॉफी पीने से फैटी लिवर नहीं होता? सर देखिए, फैटी लिवर अगेन इट माइट हेल्प यू विद ट्रीटमेंट ऑफ फैटी लिवर, बट नहीं होता नहीं बोल सकते ना। फैटी लिवर होता तो एक्सेसिव फैट से है, आप कॉफी से उसे ठीक नहीं कर सकते। कॉफी इज द ओनली सब्सटेंस विच कैन हेल्प यू, नॉन फार्माकोलॉजिकल सब्सटेंस विच कैन हेल्प यू, बट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज द एक्चुअल ट्रीटमेंट। तो जो आप कॉफी की रील बोल रहे हैं वो इतनी ज़्यादा वायरल हो गई थी कि NDTV ने उसे स्क्रूटनाइज किया। तो NDTV वालों को मैंने मेल भी किया है कि आगे पीछे तो आपने हटा दिया, आपने सिर्फ ये बोला कि मैंने कॉफ़ी को ही बोला है। वहाँ भी मैंने ये बोला था कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ ट्रीटमेंट, बट अगर कोई नॉन फार्माकोलॉजिकल एजेंट आपको फैटी लिवर में हेल्प करता है तो वो ब्लैक कॉफ़ी है। घी के साथ ये है कि ब्लैक कॉफ़ी थोड़ी एसिडिटी कम होने का कॉन्सेप्ट
प्रमोट किया जाता है कि अगर आप घी साथ में ब्लैक कॉफ़ी के ले रहे हैं तो रिफ्लक्स कम होगा. बट आई थिंक ये ना सेंसिटाइजेशन पे बात है, आप कितना डोज को सेंसिटाइज कर सकते हैं. मैं ये नहीं कह रहा ना आप डे 1 से 4 कप पीजिए, आप आधे कप से शुरू करिए, डेवलप टेस्ट, देन यू गो फॉर 1 कप, देन मे बी 2 or 3 इफ यू कैन डू दैट. सर एक और मेरा क्वेश्चन फर्स्ट उससे ही जब जिम जाते हैं, मैं भी थोड़ा बहुत ही गया हूँ, वहाँ बोलते हैं कि यार ना सुबह सुबह शेक पियो, जो फ्रूट जूस आपने मना किया है वो शेक पियो, इसमें प्रोटीन डालो, ये वो. सर इंडिया में ना रेगुलेशन नहीं है न्यूट्रास्यूटिकल्स में, बिल्कुल नहीं. तो आई हैव zero trust in whatever is made in India. I don't know if the actual owners also know what is the content of all these commercial products. And मेरे पास ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका वे प्रोटीन से डाइजेशन परमानेंटली खराब हो गया. और मुझे तो ये भी नहीं पता वे प्रोटीन में कहीं स्टेरॉइड वेरॉइड तो नहीं डालते हुए या लैक्सेटिव्स तो नहीं डालते कि मतलब वेट लूज कराने के लिए या क्या कराने के लिए, कुछ पता ही नहीं है. अनलेस एंड अनटिल वो एक्चुअली रेगुलेटेड हो और जो उस पर लिखा है, जो इंडिया में मुझे नहीं लगता कोई तरीका है. इट इज़ अ मार्केट विच हैज़ नो रेगुलेशन. तो मैं तो कभी भी ना मैंने प्रमोट किया ना खुद लिया, और मैं तो पेशेंट को सीधा बोलता हूँ कि भाई नहीं, आप प्लीज़ एग्स खाइए, आप प्लीज़ चिकन खाइए अगर खाते प्रोटीन हैं, ज़्यादा चाहिए. आप आलमंड्स खाइए, आप वॉलनट्स खाइए. जो वेजिटेरियन है फिर वो तो वॉलनट्स, आलमंड्स, चने, घोड़ा चने खाता है सर. कितना खाएंगे आलमंड्स, फिर भी मतलब कितना ही ले लेगा बंदा. नहीं तो शुरू करिए, 10 से 15 तो आलमंड्स ले सकते हो आप आराम से भिगोगे, क्या दिक्कत है. 4 से 5 वॉलनट्स ले सकते हो आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है. फ्रूट्स ले सकते हो आप आराम से, आप चने ले सकते हो, आप वेजीज ले सकते हो बढ़िया. सौते वेजिटेबल आप ऑलिव ऑयल में करके खाइए, बहुत टेस्टी और अच्छा होता है. कॉर्न्स लीजिए, तो काफ़ी कुछ है सर. बट येस मतलब अगर आप एग्स लेते हैं, वेजिटेरियन लोग काफ़ी एग्स भी लेते हैं, अगर एग्स लेते हैं तो आप 4 से 5 एग्स ले सकते हैं. 4 तक तो योक आप आराम से ले सकते हैं. फ्राइड तो नहीं हूँ, जो योक से डरते हैं लोग, योक से नहीं डरना चाहिए आपको. तो एक दिन में कितना ले सकते हैं योग? 4 एग्स से मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर आप हेल्दी हैं. बट हेल्दी भी सब्जेक्टिव हो गया. नहीं मतलब जैसे आपके लिए मैं बोल रहा हूँ, आपने पूछा ना, तो आप 4 एग्स आराम से ले सकते हो, मैं 4 एग्स आराम से ले सकता हूँ. अगर आपका BMI नॉर्मल है आराम से ले सकते हो, अनलेस एंड अनटिल आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई रहता है तो उसको हम टाइट्रेट कर देंगे, 2 कर देंगे. और मिथ कितनी बड़ी कि 2 से ऊपर ये हो जाएगा वो हो जाएगा. नहीं सर इतना नहीं. आई थिंक एग मेडिकली इज द आइडियल प्रोटीन, जिससे सारे प्रोटीन्स की बायोलॉजिकल वैल्यू कंपेयर की जाती है. जैसे एक बेंचमार्क होता है ना कि प्रोटीन की वैल्यू किससे कंपेयर होगी, तो एग से होती है. एग इज द आइडियल प्रोटीन हमारी लैंग्वेज में, और एक वेजिटेरियन आदमी आपको बता रहा है, समझ रहे हैं. मतलब आई एम ब्राह्मण कमिंग फ्रॉम वेजिटेरियन फैमिली, तो एग इज द आइडियल प्रोटीन. तो मैं साइंस की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट प्रीचिंग हियर ना कि मेरी फीलिंग क्या है. किताब में लिखा है तो लिखा है, एंड ऑफ स्टोरी. तो सी फूड बहुत अच्छा है बॉस, जो खाते हैं फिश, प्रॉन्स. अगर मैं ओमेगा 3 की वो टैबलेट्स है, हाँ वो सर वो रिकमेंडेड होनी चाहिए. मतलब सप्लीमेंटेशन इन इंडिया इज अ वेरी ट्रिकी थिंग. लोग बिना पूछे भी ले लेते हैं, बस रील देख ली एक दो ले लिया. कैल्शियम चल रहा है, क्यों चल रहा है पता ही नहीं. ओमेगा 3, ओमेगा 6, अरे वो कितना तो यार, मतलब ये जो थोड़ा कंट्रोवर्शियल नहीं बट ट्रू है. मैं इंस्टाग्राम पे मेकअप आर्टिस्ट और ये स्किन इन्फ्लुएंसर्स देखता हूँ, ये क्या क्या प्रोडक्ट्स को, उनका कोई सर पैर ही नहीं है. लोग देख रहे हैं, मिलियंस फॉलोअर्स लोग देख रहे हैं, वो प्रमोशन कोड यूज हो रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि आपकी इंडस्ट्री में जो मैं हेल्थ केयर की बात करूँ, नॉट जस्ट डॉक्टर्स, कितने इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, डॉक्टर्स नॉन डॉक्टर्स, एंड वो चीज़ें प्रमोट करते हैं, लोग काफ़ी इन्फ्लुएंस होते हैं, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है. तो सर मैं आया ही सोशल मीडिया पे इसलिए था कि अगर मैंने इतनी पढ़ाई करी है तो मुझे सही चीज़ें बोलनी चाहिए. मेरे पास तो पूरी डिग्रीज है ना ये सब बोलने की, मेरे को तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते. और मैं तो साइंटिफिक बातें कर रहा हूँ. मैं तो ये नहीं बोल रहा ना कि आपने मुझे पैसे दिए तो मैंने ये प्रोडक्ट पेड पार्टनरशिप कर ली. ये सब नहीं करना अपने को. हम प्योर अवेयरनेस के लिए आए हैं, हम रिकॉग्निशन के लिए आए हैं कि हम अच्छा काम करते हैं, हमारा ये नीश है, हम इसमें काम करते हैं, इसमें अच्छी बातें बताते हैं, सही बातें बताते हैं. तो हम वो काम नहीं कर रहे जो वो लोग कर रहे हैं. पर क्योंकि इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच इतनी ज़्यादा है तो हो रहा है, चल रहा है तो चल रहा है. अब डॉक्टर को एडवर्टाइज करना अलाउड नहीं है, बट इन्फ्लुएंसर एडवर्टाइज कर सकता है. तो आप समझ रहे हैं, मतलब with great power comes great responsibility, but you are actually pinning down people who are actually empowered. So doctors cannot advertise, we don't even want to advertise, but that influencer who has bloody no qualification, that nutritionist who has no sarpair of what is happening can advertise. सर एक और क्वेश्चन, आजकल मार्केट में ना नहीं वो पिल्स नहीं बोलूंगा, टैबलेट्स टाइप आ गई, वो फिजी वाली, आप पानी में डालो, और मैंने फैटी लिवर के लिए बहुत देखा है कि ये खत्म हो जाएगा. स्कैम है सर, टोटल स्कैम. कोई भी लिवर डिटॉक्स थेरेपी कैसी भी हो, चाहे वो फिज हो, चाहे वो बहुत सारे जो होते हैं मतलब इधर उधर की, आजकल तो बहुत चला हुआ है. स्कैम है बस. द ओनली वे टू स्टे हेल्दी विद योर लिवर इज मेंटेन नॉर्मल वेट, हैव अ लॉट ऑफ फ्रूट्स, वॉट एवर
Colorful fruits, strawberries, blueberries, apples, oranges, guavas, very good. Green leafy vegetables, palak, methi, your desi haldi, your लहसुन, your अदरक, ब्लैक कॉफ़ी, है ना, कुछ ग्रीन टीज, दीज आर वेरी गुड. डोंट यूज शुगर. ये तरीका है सर. डोंट ड्रिंक अल्कोहल, अवॉइड स्मोकिंग. ये तरीका है फिट रहने का. ये है हमारे पुराने लोग जो इतने साल जीते थे, उनके तरीके जो हम भूल रहे हैं. आज हमें हर चीज़ का एक हैक चाहिए. क्विक रिजल्ट नहीं है ना. लायनल मेसी बोलता है, टुक मी 17 years 344 days to become an overnight success. तो लायनल मेसी बोलता है तो लायनल मेसी के आगे तो विराट कोहली बहुत छोटा है ना भाई, है ना. देयर वुड बी मल्टीपल कंट्रीज में विराट कोहली कोई नहीं जानता होगा, और मेसी अगर कहीं भी जाए खड़ा हो जाए तो दुनिया पागल हो जाएगी. सो इफ दैट पर्सन डिड नॉट गेट ओवरनाइट सक्सेस, देन हु आर यू एंड आई? सो एनीबडी हु इज गिविंग यू ओवरनाइट सक्सेस इज एक्चुअली मैनिपुलेटिंग यू और चीटिंग यू. सर मान लीजिए किसी का फैटी लिवर डिटेक्ट हो गया, बहुत लोगों का होता है, पीपल इग्नोर इट. एंड व्हाई इग्नोर इट? बिकॉज समटाइम्स उनको इतनी बड़ी प्रॉब्लम लगती नहीं है. पहला ये कि आपकी तरफ से मैं उनको एक मैसेज देना चाहूंगा कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है फैटी लिवर, नंबर 1. नंबर 2, क्या प्रैक्टिकली बंदा कर सकता है टू रिड्यूस दिस? मैंने आपको सर बहुत अच्छा जवाब दूंगा इसका. फैटी लिवर ना दो तरह से प्रॉब्लम कर सकती है, एक फॉर द लिवर और एक फॉर द बॉडी. पहले तो मैंने आपको समझाया, समझिए. फैटी लिवर का मतलब है लिवर में अगर 100 सेल हैं, बहुत सारे थाउजेंड मिलियन सेल्स होते हैं, 100 सेल हैं, अगर 5% सेल से ज़्यादा फैट लेडन है तो उस कंडीशन को फैटी लिवर बोला है. फैटी लिवर एक रिवर्सिबल और बिनाइन कंडीशन. बिनाइन मतलब अभी कुछ नहीं बोलेगा, स्टेज 1 है. या अगर वो आगे चल के लिवर डैमेज करना स्टार्ट करती है तो क्या होता है? डैमेज रिपेयर, डैमेज रिपेयर, डैमेज रिपेयर, डैमेज रिपेयर, डैमेज रिपेयर, डैमेज रिपेयर, चलता रहता है साइकिल. अब डैमेज क्या कर रहा है? 4 मेजर डैमेज के होते हैं: मोटापा, ओबेसिटी, डायबिटीज, अल्कोहल, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी. इन 4 में से एक है. अगर आपने सही टाइम पे, जब तक रिपेयर मैकेनिज्म थका नहीं है, हारा नहीं है, एक तो हारेगा ना इस साइकिल में. तो अगर आपने अल्कोहल भी नहीं छोड़ दी, आपने वेट लूज कर लिया, आपने डायबिटीज ढंग से ट्रीट करा लिया, आपने हेपेटाइटिस बी सी ट्रीट करा लिया, तो आपका इंजरी चली गई, रिपेयर पूरा हो गया, आप ठीक हो. पर आप शराब पीते रहे, आप मीठा मैदा तला हुआ खाते रहे, तो इंजरी जीत गई, तो आपको एलएफटी खराब हो गया. अभी भी आप लगे रहे, फाइब्रोसिस हो गया. अभी भी लगे रहे, वो सिरोसिस हो गया. तो ये मैं पहले भी पॉडकास्ट में बोल चुका हूँ, लिवर सर सबसे ज़्यादा रीजनरेटिव ऑर्गन है आपकी बॉडी का. ठीक है, कोई भी ऑर्गन जो रीजनरेट कर सकता है. लिवर एक ही ऑर्गन है जो सिंगल है, फिर भी ट्रांसप्लांट में आधे से 2/3 काट के दे दिया जाता है, और फिर भी 1/3 लिवर में भी इंसान नॉर्मल रहता है. कोई भी दूसरा ऑर्गन ऐसा नहीं है. किडनी ट्रांसप्लांट होता है, 2 किडनी है. लंग्स 2 हैं. जो भी ट्रांसप्लांट ऑर्गन होते हैं जनरली 2 होते हैं, एक से काम चलता है. यहाँ पे एक दे रहा है. तो ये ना सबसे रेजिलियंट ऑर्गन है सर. ये शॉक अब्जॉर्बर है. तो मैं समझाता हूँ अपने नॉन मेडिको पेशेंट्स को, दोस्तों को, आपको ही समझाता हूँ कि हर रिश्ते की, हर दोस्ती यारी की ना एक लिमिट होती है बेइज्जती की. ठीक है, तो लिवर की बेइज्जती, जो लिवर को चांटे पड़ रहे हैं अल्कोहल के, मोटापे के, डायबिटीज के, हेपेटाइटिस बी सी के, वो सबसे रेजिलियंट है. बट वो आदमी है जिसमें पेशेंस बहुत ज़्यादा है, पर जिस दिन वो गुस्सा होता है, सिरोसिस होता है, उस दिन वो इरिवर्सिबल हो जाता है. समझ रहे मेरी बात? तो आपको वो फाइनल चांटे से पहले रुकना है. अगर आप नहीं रुके तो उसके बाद वो नहीं ठीक होता, और मेडिकली सिरोसिस का कोई ट्रीटमेंट नहीं है. तो ये तो हो गया लिवर की कहानी. दूसरा, आपने जो भी खाया, मीठा, मैदा, तला हुआ, हाई कार्ब डाइट, इंसुलिन स्पाइक दी उसने. इंसुलिन जो हार्मोन है पैनक्रियास से आता है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग एनाबॉलिक हार्मोन है. एनाबॉलिक मतलब जोड़ू. ये आपके कार्ब्स को फैट में कन्वर्ट कर रहा है लिवर में. लिवर में फैट इकट्ठा हुआ. एक लिमिट तक लिवर की कैपेसिटी थी फैट इकट्ठा करने की, फैटी लिवर हो गया. अब ये फैट स्पिल ओवर हो गया. जब ये फैट स्पिल ओवर हुआ तो गॉल ब्लैडर में गया गॉल स्टोन्स, ओवरी में गया पीसीओडी, ठीक है, हार्ट में गया हार्ट अटैक, दिमाग में गया स्ट्रोक, ब्लड वेसल्स में इकट्ठा हुआ डायबिटीज, हाइपरटेंशन. तो फैटी लिवर इज अ प्रीडिसेसर फॉर सो मेनी डिजीजेस, और वो सारी मोटापे, लाइफस्टाइल और फैट एक्यूमुलेशन से आ रही है. तो अगर आप फैट काटते हो तो आप वो सब भी तो बचाते हो. आप समझ रहे हो? तो 2 चीजें समझनी जरूरी है हमारे लिसनर्स को: फैटी लिवर का इंपैक्ट ऑन द लिवर एंड फैटी लिवर का इंपैक्ट ऑन द पूरी बॉडी. समझ रहे हैं ये चीज? जैसे फैटी लिवर का जो पेशेंट होता है, ऐसा रिसर्च कहती है कि अगर 24 साल पे आपको फैटी लिवर है, आपका SGPT LFT में 2 times ज़्यादा रेज्ड है, सो 36 ईयर्स पे आपकी कार्डियोवैस्कुलर मोर्टेलिटी, मतलब हार्ट अटैक से मरने का रिस्क 2 times हायर होता है देन दी अदर पर्सन. सपोज हम दोनों 24 साल के,
मेरा SGPT 2 टाइम्स हायर है नॉर्मल रेंज से, आपका नॉर्मल है। तो 36 ईयर्स में मेरे मरने के चांस फ्रॉम हार्ट अटैक ट्वाइस है। हम लिवर की बात कर रहे हैं और डेथ की हार्ट अटैक से बात कर रहे हैं। तो ये समझना जरूरी है कि फैटी लिवर की इम्प्लीकेशन सिर्फ लिवर पे नहीं है, बॉडी में इतनी सारी बीमारियों में भी साथ में है। सर क्या फैटी लिवर जेनेटिकली भी हो सकता है? है होता है, यस। PNPLA3, I'll not go into the details. It's a gene which is in research established कि that gene mutation is a cause of genetic fatty liver disease. इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये आजकल ये भी बहुत बढ़ रहा है। ये सिंपल शब्दों में क्या होता है, क्यों बढ़ रहा है? पहला जो आपने सवाल किया था ना फूफा वाला, मोस्ट लाइकली उन्हें इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है। अच्छा, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का मतलब है कि आपकी गट इरिटेबल है, बीमार नहीं है। क्या फर्क हुआ? बता रहा हूँ, आपकी बीमारी गट में नहीं है, आपकी बीमारी गट ब्रेन एक्सिस में है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम इज अ डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन। इसका मतलब है सिम्टम्स गट के हैं पर सूजन और बीमारी गट पे नहीं है। क्या सिम्टम होते हैं? पेट दर्द होता है जो आपकी स्टूल से रिलेटेड होता है, या तो आपको कॉन्स्टिपेशन होता है या आपको डायरिया होता है। 3 तरह के इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होते हैं। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम डायरिया प्रेडोमिनेंट, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कॉन्स्टिपेशन प्रेडोमिनेंट और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम मिक्स्ड। ये जनरली किस एज ग्रुप में हम ज्यादा देख रहे हैं? सब एज ग्रुप्स में होता है सर, बट जनरली ना हिस्ट्री लॉन्ग स्टैंडिंग होती है। जनरली आप इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कभी भी डायग्नोज नहीं करते रीसेंट ऑनसेट में, 10 दिन से नहीं होता है। आप अगर पूछोगे वो बोलेगा एपिसोडिक है, स्ट्रेस वाले पीरियड्स में ज़्यादा होता है। जब भी मैं स्ट्रेस में होता हूँ मुझे डायरिया होता है, जब मेरा एग्जाम आता है मुझे डायरिया होता है। आपका मैथ्स वो मतलब जो ओवर थिंकिंग वाले पीरियड्स हैं, लोग फ्री हैं, उसमें ज़्यादा होता है। और इसमें काउंसलिंग ऑफ द पेशेंट बहुत जरूरी है। दवाइयाँ हेल्प करती हैं बट अगेन लाइफस्टाइल इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ ट्रीटमेंट। दूसरी चीज़ पता क्या होती है बॉस, आपको अपने दोस्तों में देखोगे, आप में भी देखोगे, लोग ना स्टूल से ऑब्सेस हो जाते हैं कि मेरी पॉटी टूटी टूटी आ रही है, मेरी पॉटी ऐसी आ रही है, मेरी पॉटी वैसी आ रही है। तो उनको मैं समझाता हूँ बहुत अच्छे से। मतलब मैंने 8 साल पोस्ट DM बहुत टाइम लिया है पेशेंट्स को समझाने में, और लकीली विद द ग्रेस ऑफ गॉड पेशेंट्स को काफ़ी ट्रस्ट करते हैं मेरे में। क्या समझाता हूँ? 3 ही दिक्कतें हैं स्टूल में मेरे को। अगर वो 3 नहीं है मुझे दिक्कत नहीं। बिल्कुल पतला पानी जैसा स्टूल, मेरे बाल जैसा काला स्टूल, ब्लीडिंग ब्लड। अगर ये 3 नहीं है ना मेरे को दिक्कत नहीं है। आप टूटा हुआ है, फूटा हुआ है, ऐसा है वैसा है, उसमें अनडाइजेस्टेड फूड आ रहा है, आप उसे फ्लश कर दो यार, उसे देखने की चीज़ नहीं है वो। प्लीज डोंट लेट इट गेट टू योर हेड। दैट ऑब्सेशन विद पॉटी इज सो मतलब वाइड स्प्रेड, इट्स क्रेजी। आपने ये चीज बोली ना, एक और चीज से आती है। मैंने ना कुछ लोगों की वीडियोस, ऑब्वियसली नाम नहीं लूंगा, कुछ लोगों की वीडियोस देखी जाना, वो डालते हैं पोस्ट की, अगर टूटा हुआ तो इसका मतलब ये है, ये हुआ इसका मतलब वो है। सर देखो, अब ऐसा है कि अब लोग कुछ भी बोलें और कुछ भी डॉक्टर बनाने की कोशिश करें। देखो सर, हमें सिंप्लीफाई करनी चाहिए। हमें पेशेंट की टेंशन अपने पास रखनी है, बढ़ानी नहीं है। अब उसको आप ऐसी ही नॉलेज दे। अब मैं आपसे लॉ पूछ लेता हूँ, CRPC 144 सीख के क्या मेरा क्या होगा? इससे बढ़िया कि मेरे आपसे रिलेशन ऐसे होंगे, बोलूँ साक्षर भैया क्या करना है इसका बताओ। आप समझ रहे हो? एवरीबडी नीड्स अ ट्रस्टेड लॉयर एंड अ डॉक्टर फ्रेंड ना। क्यों? इसीलिए। पर आप मेरे को लगता है मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हो उनको बहुत ज़्यादा बता के ना, मतलब मत बताओ। आप नॉर्मल एग्जाम्पल दो। जैसे मैं क्यों ये पैसे वाली बात यूज़ करता हूँ, हर किसी को समझ आती है, हर कोई घर ऐसे चलाता है। क्यों मैं आपको ओवर स्पिलिंग वाली बात कर रहा हूँ? किताबों में नहीं लिखी है, ये उसका अर्थ है। इट इज द मीनिंग ऑफ व्हाट इज साइंटिफिक। आई एम ट्राइंग टू सिंप्लीफाई इन लैंग्वेज। अब मैं जब आपको बोल रहा हूँ कि इन 3 से मुझे दिक्कत है, तो चौथी से मुझे दिक्कत नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं सुबह उठ के ना 3 बारी में पेट साफ होता है मेरा। मैंने मुझे कोई दिक्कत नहीं उससे, दैट्स ओके। आप पानी बढ़ाइए, आप फाइबर बढ़ाइए, आप 10,000 स्टेप ब्रिस्क वॉक करिए रोज। ये 3 चीज़ें करिए, नेचुरल रहिए। और यही 3 नेचुरल चीज़ें हैं कॉन्स्टिपेशन की ट्रीटमेंट है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, कॉन्स्टिपेशन प्रेडोमिनेंट। क्योंकि ये जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम वाले पेशेंट होते हैं, पहले तो सर डायग्नोसिस सही बनाना बहुत जरूरी है। 20% इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को सीलियाक डिजीज निकलती है। सीलियाक डिजीज इज ग्लूटेन एलर्जी। बहुत पॉपुलर हुई थी ग्लूटेन फ्री डाइट जब नोवाक जोकोविच ने शुरू करी थी। नोवाक जोकोविच सबको पता कौन है, राइट? उसको सीलियाक डिजीज नहीं थी पर उसने शुरू करी थी, तो पॉपुलर हो गई, लोगों करने लग गए। बट ग्लूटेन फ्री डाइट जब तक आपको डॉक्टर ना बोले कि आपको सीलियाक डिजीज है या नॉन सीलियाक ग्लूटेन सेंसिटिविटी है, आपको कोई फायदा नहीं देती है। ग्लूटेन एक प्रोटीन है जो वीट में, मैदा में, बियर में, इस सब में मिलता है। वो बाइंड करता है आपको उसको, और पूरी तरह से खराब नहीं है। जिसको एलर्जी है, जिसको सीलियाक डिजीज है, नॉन सीलियाक ग्लूटेन सेंसिटिविटी, उसमें ठीक है। 20% इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को सीलियाक डिजीज निकलती है, जो मिस होती रहती है। सेल्फ डायग्नोसिस, या एक बार लेबल कर दिया तो हमेशा के लिए लेबल हो गया। तो भैया रूल आउट अ ग्रॉस डिजीज फर्स्ट।
अब पेशेंट 50 साल के ऊपर है सपोज, आप कभी भी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम डायग्नोसिस नहीं बनाओगे, आप पहले इन्वेस्टिगेट करोगे. यू हैव टू रूल आउट. इरिटेबल बाउल सिंड्रोम इज अ डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन. इट मीन्स यू हैव एक्सक्लूडेड ऑल द बिग डिजीजेस. यू कैन नॉट मिस अ कैंसर इन द नेम ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम. यू कैन नॉट मिस सीलियाक डिजीज इन द नेम ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम. क्योंकि गूगल में पढ़ के आप बहुत जल्दी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम डायग्नोसिस बना लेते हो, बट वो सही नहीं है. समझ रहे हैं? यही बात. सर आईबीएस को अगर कंट्रोल में करना हो, क्या प्रैक्टिकल चीजें कर सकता है बंदा? लाइफस्टाइल, मेंटल हेल्थ, लाइफस्टाइल, और कोई तरीका नहीं है. और कोई भी तरीका नहीं. मेडिसिन कैन ओनली हेल्प यू. एंड अगर मान लीजिए ऐसे लोग जो रात को काम करते हैं, जिनकी शिफ्ट रात में होती है, वो कैसे अपना लाइफस्टाइल ठीक करें? सर देखो, टफ जॉब है, डेफिनेटली टफ जॉब है, बट इसमें अब यही कर सकते हैं कि जितना बायोलॉजिकल क्लॉक उस तरफ की अपना पाएँ, डैमेज कंट्रोल, टाइमिंग्स उस तरह की रख पाएँ. अब यूएस टाइम जोन में काम कर रहा हूँ तो यूएस के हिसाब से जीऊँ, अपनी एक घड़ी रखूँ यूएस टाइम जोन वाली कि ये ब्रेकफास्ट टाइम है, उस तरह ही जीना पड़ेगा. क्योंकि डेफिनेट दिक्कत है, क्योंकि इंडिया में लेबर चीप है, तो बहुत सारा वर्क फ्रॉम होम रात को चल रहा है. तो आई एग्री दैट इज़ अ प्रॉब्लम. बाकी सर आई थिंक विद द इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ कॉर्पोरेट जॉब्स ऑल ओवर इंडिया एंड द वर्ल्ड ना, डेफिनेट बर्नआउट एंड स्ट्रेस लेवल्स तो हैं. आपने भी अपने दोस्तों में देखे होंगे, आगे देखेंगे कि आप थोड़े यंग होगे, बट डेफिनेट है. मतलब उससे बहुत सारा गट हेल्थ, बहुत सारी मेंटल हेल्थ, बहुत सारे इश्यूज आते हैं. तो दिक्कत तो है. दैट्स अ जेन्युइन प्रॉब्लम. एंड सर व्हाट इज दिस इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज? वेरी गुड क्वेश्चन. इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज सर, कल वर्ल्ड आईबीडी डे है बाय द वे. अच्छा, आज 18th में है ना, हम 18th में को रिकॉर्ड कर रहे हैं. 19th में इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज डे. एंड इस बार उसकी थीम है कि क्रिएटिंग अवेयरनेस, ब्रेकिंग टैबूज एंड टॉकिंग अबाउट इट. सो वी आर टॉकिंग अबाउट इट. सो हैप्पी वर्ल्ड आईबीडी डे फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कल है. 2 तरह की बीमारियां होती हैं बॉस, अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रॉन्स डिजीज. ये कॉमन है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट मैं बहुत कॉमनली देखता हूँ. कॉमन सिम्टम्स इसमें होते हैं स्टूल में ब्लड आना, मल्टीपल टाइम स्टूल आना, पेट में दर्द होना, और कुछ ऐसे एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशंस, बैक पेन होना, जॉन्डिस होना, जॉइंट्स में पेन होना, खुजली होना, कंजक्टिवाइटिस, आई रेड होना, स्किन इश्यूज होना, ये सब इसके पार्ट है. और अगर ये डायग्नोज सही टाइम पे हो जाती है तो ये कंट्रोलेबल है. बट क्योंकि ये ऑटो इम्यून डिजीज है, जैसे थायराइड होता है, तो ये क्योरेबल नहीं है, ट्रीटेबल है. और आगे चल के ये कोलॉन कैंसर भी कर सकती है. तो सही टाइम पे ट्रीट हो तो कोलॉन कैंसर बचने का फुल चांस रहता है. तो पेशेंट को सेंसिटाइज करना, लगातार अपने टच में रखना. और ये बहुत सिंपल टेस्ट होता है सर, कोलोनोस्कोपी. इट हार्डली टेक्स अराउंड 15 मिनट्स एंड वी कैन डायग्नोज आईबीडी. एंड क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स क्या होते हैं ना, खुद से पाइल्स डायग्नोज करके बैठ जाते हैं, लैटिन में ब्लड आ रहा है, स्टूल में ब्लड आ रहा है, पाइल्स है मेरे को. कितने सारे हम कोलोनोस्कोपी करते हैं, हमको अल्सरेटिव कोलाइटिस निकलता है. तो करेक्ट डायग्नोसिस, जैसे ये भी मैं पेशेंट्स को समझाता हूँ कि आपकी गाड़ी का टायर पंचर है. पहले तो अगर आप अल्सरेटिव कोलाइटिस को पाइल्स बना रहे हो तो आप तो पहले गलत टायर ठीक कर रहे हो. फिर सपोज आप पाइल्स का ऑपरेशन भी करा रहे हो तो आप पंचर नहीं लगा रहे, आप हवा भरवा रहे हो उसमें. तो आप पंचर ढूंढना है और लगाना है, तभी आपकी गाड़ी ठीक हो पाएगी. नहीं तो आप हवा भरवाए घर तो पहुंच जाओगे, कल सुबह हवा कम होगी और 3-4 दिन बाद, हफ्ते बाद, 10 दिन बाद आपका टायर भी खराब हो जाएगा. तो फाइंडिंग द रूट करेक्ट कॉज इज अ सुपर स्पेशलिस्ट जॉब. वो चीज़ करनी है. तो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, आपने पहली बार पॉडकास्ट में किसी ने इतना इंटेलिजेंट सवाल पूछा है, एंड थैंक्स फॉर योर ग्राउंड रिसर्च. आई थिंक इसके बारे में पेशेंट्स को पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्लीडिंग इन स्टूल्स एक कॉमन सिम्टम है. सर आपने कॉलन कैंसर की बात की, बहुत वीडियोस खासकर इंस्टाग्राम पे आती है, हाउ टू क्लीन योर कॉलन, डिटॉक्स, ये वो. एक्चुअल डिटॉक्स होता कैसे है? हाई फाइबर डाइट, लो रेड मीट डाइट, एक्सेसिव वाटर, 5 लीटर तक आराम से पानी पीजिए. 5 लीटर? किडनी ठीक है तो पीजिए, कोई दिक्कत नहीं. मैं ये नहीं कह रहा आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है. ये सर हम बात कर रहे हैं हेल्दी पॉपुलेशन. ये समझना, डिस्क्लेमर बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो अवेयरनेस है ना हेल्दी पॉपुलेशन के लिए. बीमार पॉपुलेशन डॉक्टर के पास आएगी, हमें आप अपने पास नहीं चाहिए, हमें आप हमसे दूर चाहिए. तो अगर आपको किडनी खराब है, आपके 5 लीटर पानी पी रहे हो, तो फिर तो आपके लंग्स में भर जाएगा, हार्ट में भर जाएगा. वो नहीं कह रहा मैं. नॉर्म आप और मैं पी सकते हैं 5 लीटर, कोई दिक्कत नहीं. वो तरीका है धोने का आपका कोलॉन को, राइट. और दूसरी चीज़ सर जो फॉलो नहीं होता ना, एक स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल होता है. कोलॉन कैंसर एक कैंसर है जो डिफाइंड है कि वो एडिनोमा कार्सिनोमा सीक्वेंस फॉलो करता है. मतलब बता रहा हूँ, सबसे पहले पॉलिप बनता है कोलॉन में, पॉलिप एडिनोमा बनता है, एडिनोमा कैंसर बनता है.
तो ये रिकमेंडेड है, इंडिया में कम फॉलो होता है, बट अगर आप यूएस जाएंगे तो वेस्ट में जाएंगे तो रिकमेंडेड है। आपको इंश्योरेंस पैसे नहीं देती अगर आप 50 ईयर्स पे अपनी कोलोनोस्कोपी ना कराएं तो। वो 10, अगर आप कोलोनोस्कोपी नॉर्मल 10 साल तक आपको दोबारा नहीं करानी होती। और अगर आपकी फैमिली में किसी को फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को, सगे भाई को, सगी बहन को, मम्मी को, पापा को कोलोन कैंसर है तो 40 साल पे, क्योंकि उस टाइम पे ये पॉलिप्स पकड़े जाते हैं और ये पॉलिप्स हम कोलोनोस्कोपी से काट देते हैं और आपके कैंसर होने का चांस 0% हो जाता है। तो आज ऐसे मेथड्स हैं प्रिवेंशन ऑफ कैंसर के, तो हमें ये भी लोगों को बताना चाहिए कोलोन कैंसर होने के बाद तो दिक्कत है, बट बचाने के 100% तरीके हैं हमारे पास। तो जो ये इतनी वीडियोस में आता है कि 21 दिन तक पता नहीं कौन सा वो पियो घोल वो सब, सर इट इज अ प्योर स्कैम, ऐसा कुछ भी नहीं है और होगा भी नहीं कभी। और किसी को मैं बुरा लगूंगा बोलते हुए तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ। एंड सर आजकल आपने डिटॉक्स की बात की तो इंटरमिटेंट फास्टिंग का बड़ा एक वो रहता है, तो कितनी इफेक्टिव है? क्योंकि आई नो कि हमारे खुद के प्रैक्टिसेस में चले आ रहा है, लेकिन कितना इफेक्टिव है और व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? लेट्स टॉक अबाउट द करेक्ट थिंग। इट्स ऑल अबाउट कैलोरी डेफिसिट। वी आर ट्राइंग टू क्रिएट कैलोरी डेफिसिट। इंटरमिटेंट फास्टिंग आप 16 घंटे कुछ नहीं खा रहे हो और 8 घंटे में 4000 कैलोरी खा रहे हो तो वेट लॉस थोड़ा होगा। अरे बहुत लोग देखे 8 घंटे में पिज्जा बिरयानी सब खा लेते हैं, कोई पॉइंट नहीं हुआ ना उसका। आप समझ रहे हो? इससे बढ़िया आप मल्टीपल स्मॉल मील्स लीजिए और कभी भी ओवर ईट मत करिए। आप टोटल, अगर आपका वेट कितना है, सपोज 60 किलो है तो 30 किलो कैलोरी पर केजी ले लीजिए, काउंट करिए, 1800 किलो कैलोरी कम रही है, आपका वेट गेन नहीं होगा। देखिए सर, मैथ्स है ये जो मैं आपको समझा रहा था ना, मैथमेटिक्स। जैसे ही आपका पॉजिटिव कैलोरी बैलेंस 7700 किलो कैलोरी हो जाएगा, आपका 1 किलो वेट गेन हो जाएगा। प्रॉफिट लॉस की बात कर रहा हूँ, प्रॉफिट 7700 किलो कैलोरी, 1 किलो वेट गेन, लॉस 7700 किलो कैलोरीज, 1 किलो वेट लॉस। 2 साल पहले मेरा वेट 105 किलो था, तो मैंने यही मैथ्स यूज़ करके 35 किलो लूज़ किया। क्योंकि मैं किसी पेशेंट को बोलता था तुझे फैटी लिवर है, तो एक ने मुझे बोल दिया था आप भी तो मोटे हो, तो मुझे लगा यार मैं बाबा तो नहीं बन गया, आई एम प्रीचिंग व्हाट आई एम नॉट, सो आई हैव टू गेट देयर। इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर माई प्रोफेशनल satisfaction, my growth. So I did that. So it worked. And actually it is said that weight loss 80% is due to diet, 20% is due to exercise. So I do exercise at home in the morning. No gym. मतलब मैं कोई वेट्स नहीं उठाता। मुझे रियलाइज़ होता है कि वेट से इंजरी करने से बेटर है कि पुशअप्स मारते हैं, सिटअप्स मारते हैं, पुलअप्स करते हैं, नेचुरल बॉडी वेट रखते हैं, बहुत अच्छा रहता है। तो आपका जो मेजर सवाल है इंटरमिटेंट फास्टिंग का, आई डोंट थिंक इट इज रिक्वायर्ड, बिकॉज देर आर सम स्टडीज विच से कार्डियोवैस्कुलर डेथ के रिस्क भी बढ़ाती है स्ट्रेस हार्मोन्स के बढ़ने से। तो मेरे को लगता है टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग कर दीजिए। फॉर एग्जांपल सनराइज और सनसेट के बीच में खाइए। जिसमें डिफिकल्ट आई थिंक वो डिनर वाला पार्ट है। हाँ, क्योंकि हमारे लाइफस्टाइल वैसा हो गया ना बॉस। आप आज भी जो पुराने हमारे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो तो ऐसे ही रहते थे, है ना। तो टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट। और जो मैं हमेशा कहता हूँ, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, 2 apples अ डे कीप्स द डॉक्टर ट्वाइस अवे। एप्पल जरूर खाइए, वॉलनट्स जरूर खाइए, काजू मत खाइए, मोटा होने का चांस ज़्यादा होता है। बादाम जरूर खाइए। मैंगो शेक पीना है ना, गर्मी आ गई, घर पे बना के पीजिए, बाहर से मत पीजिए। बाहर जब पीते हैं उसमें 10% मैंगो होता है, 90% चीनी, पानी और दूध का कॉकटेल होता है। घर पे आप 2 मैंगो डालिए, डबल टोन दूध लीजिए, आपको गेन नहीं करना, आधा पानी उसमें भी डाल लीजिए, सिर्फ इतना डालिए, उसमें बादाम डाल लीजिए, वॉलनट्स डाल लीजिए, एक बारी में 1 गिलास पी लीजिए दिन का। टेस्टी है, न्यूट्रिशियस है, आपकी स्किन के लिए अच्छा है, आपकी इम्यूनिटी के लिए अच्छा है, आपके हेयर के लिए अच्छा है, बट कमर्शियल बाहर मत जाइए। सर ये कीटो डाइट का भी बड़ा आजकल हो गया है। तो सर कीटो डाइट का कॉन्सेप्ट वही है कि कार्ब्स बिल्कुल काट दिया आपने। देखिए कार्ब्स भी ज़रूरी हैं। कार्ब्स 2 तरह के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। जो सिंपल होते हैं वो हमारे लिए बुरे हैं, चीनी, मैदा। जो कॉम्प्लेक्स है हमारे लिए बुरे नहीं है। बनाना में कार्ब्स हैं, बुरा नहीं है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं है, बनाना खाइए, 2 बनाना खाइए दिन में, क्या दिक्कत है। आप एक मील में फ्रूट सैलेड खाइए, आप देखिए आपकी लाइफ की कैसी क्वालिटी चेंज होती है। तो अगर मैंने कार्ब्स पूरी तरह खत्म कर दी तो मेरी बॉडी में क्या होता है? सर देखिए, बैलेंस डाइट प्रमोट करते हैं पहले तो, ठीक है। 1/3 सिंपल टू कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, 1/3 प्रोटीन, 1/3 फैट, एंड रेस्ट जो बचा हुआ है वो जो न्यूट्रिएंट्स की बहुत बात होती है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मिनरल्स, सेलेनियम, वेलिनियम, ये सब बैलेंस चाहिए अपने को, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स, सर देखिए आपका ब्रेन है वो तो सिर्फ ग्लूकोज ही समझता है। अगर आप वो नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी के रिजर्व्स को मारा जाएगा पूरी तरह। तो एक्सट्रीम्स में नहीं चलेंगे सर, मॉडरेशन में चलेंगे, सब कुछ करेंगे। हम हेल्दी पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं,
हम सब कुछ करेंगे, मॉडरेशन में करेंगे। कुछ चीज़ें जो बिल्कुल नहीं करनी है वो हमें पता नहीं करनी है, पर बाकी सब मॉडरेशन में करेंगे। सर सोशल मीडिया पे मैंने देखा आप काफ़ी एक्टिव हैं और एजुकेशनल अवेयरनेस पे काम करते हैं आप। आपकी पर्सनल प्रैक्टिस पे कितना फ़र्क पड़ा है सोशल मीडिया का? सर आई थिंक बहुत ज़्यादा नए पेशेंट्स का नहीं पड़ा है, बट डेफिनेटली क्रेडिबिलिटी और रिलायबिलिटी बढ़ी है। जैसे सपोज जो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको पुराने पेशेंट्स ने बताया कि आप डॉक्टर शुभ मोहम्मद से वो दिखाओ, तो गूगल करते हैं, मेरा इंस्टाग्राम पेज आता है, वो इतना कुछ देखते हैं तो उनको लगता है हाँ यार ये बंदा सही है। तो आई थिंक जो ऑर्गेनिक काम है उसमें ज़रूर हेल्प करता है। बहुत ज़्यादा नए काम में अभी तक तो नहीं किया है, मे बी विद टाइम करें, बट मोर देन दैट आई थिंक विद टाइम it's all about credibility and reliability, that this person has this kind of reputation in the market which is about awareness and he is going to talk about the correct things. तो आई थिंक उस पर काम कर रहे हैं एक क्रेडिबिलिटी रिलायबिलिटी बनाने में, और इतने ये हेल्प किया है मेनली। और हाँ डेफिनेटली कुछ रेस्टोरेंट्स में मैं गया हूँ, जैसे मैं यहाँ आया, आपने कहा ब्लैक कॉफ़ी वाले हो आप, तो ब्लैक कॉफ़ी ने एक मतलब जैसे कुछ लोगों ने मेरे को बोला कोई ब्रांड कैंपेन तो नहीं आई तेरे पास कॉफ़ी, मैंने कहा नहीं आई नहीं है, करनी भी नहीं है। तो हाँ वो एक मतलब एक रिकॉग्नाइजेबल फेस ज़रूर बनाया है। मैं काफ़ी रेस्टोरेंट्स में फैमिली के साथ गया हूँ तो मुझे मैनेजर ने बोला है कि सर आप तो ब्लैक कॉफ़ी वाले हो ना, तो मतलब या सो रीच recognition gives you a good feeling, so it comes back to you. So I believe in this thing, it is a little philosophical. If you give if you are a giver, you give the world a lot of things, it comes back in unknown ways. अब संडे शाम को आपके साथ बैठे हैं ना हम 6 दिन काम करके, कल आपके दोस्त के साथ सुबह 6:30 बजे एक पॉडकास्ट किया था जो आपके दोस्त हैं, तो मतलब कर रहे हैं कुछ कुछ कि लेट्स कीप इट रोलिंग, रिजल्ट्स आर नॉट इन आवर हैंड, सो यस इट इज गोइंग टू हेल्प इन सम वे, इन व्हाट वे आई डोंट नो। सो व्हेन यू टॉक अबाउट क्रेडिबिलिटी एंड रिलायबिलिटी, आप जब पेशेंट को टैकल करते हो, यू आर नॉट ओनली टैकलिंग द पेशेंट, आप उसे पूरे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस से बात कर रहे हो। तो आपने एक पेशेंट ठीक किया, जैसे कहते हैं ना कई डॉक्टर्स होते हैं जो पेशेंट ठीक नहीं करते दवाई देते रहते हैं, मैं उसमें नहीं बिलीव करता। मैं कहता हूँ अगर आपने एक पेशेंट ठीक कर दिया, वो आपका जिंदगी भर का एसेट है, क्योंकि आपको कोई रोकना चाहेगा ना सर, आपका इंस्टाग्राम पेज बंद करा देगा, आपके क्लिनिक बंद करा देगा, आपको हॉस्पिटल से नौकरी से निकलवा देगा, पर आपका वर्ड ऑफ माउथ नहीं रोक सकता। तो जो प्रोफेशनल है वो एक्चुअली टेस्ट उसी से होता है जिस बंदे को उसने ट्रीट किया है, चाहे लॉयर हो चाहे डॉक्टर हो, ये मेरी मान्यता है। तो वो एक चीज़ हो गई। दूसरा हो गया, अब आप किसी हॉस्पिटल में हो, हॉस्पिटल आपको प्रमोट कर रहे हैं। तीसरा हो गया सोशल मीडिया। चौथा हो गया नेटवर्क ऑफ फ्रेंड्स। इन सब का अपना रोल है आपके आपके काम में। ये सब ऐड करते हैं, कंपाउंड करते हैं विद टाइम, धीरे धीरे। टाइम लगता है, कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, बट होता है, ये मेरी बिलीफ है। सर हम काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स का काम करते हैं एंड उसमें भी डॉक्टर्स भी हैं जो एजुकेशनल कंटेंट बनाते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया में मतलब डॉक्टर अपने सब्जेक्ट की बात करें फिर भी ट्रोल हो जाता है। एंड आई एम श्योर आपके सामने भी कहीं ना कहीं एक नेगेटिव कमेंट्स का एक वो आपने देखा होगा। सो हाउ डू यू टैकल दैट सिचुएशन? डोंट एंगेज। मतलब व्हाई शुड आई एंगेज? ट्रोलिंग भी तो एक पॉजिटिव चीज़ ही है, मतलब हर कोई ट्रोल नहीं होता, ठीक है। बदनामी में नाम है, वो तो बदनामी भी नहीं है पूरी तरह। कोई यार देखो, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कोई इंसान क्या कर रहा है, यू कंट्रोल व्हाट यू से। यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल पर्सन। इफ यू थिंक यू आर एन इन्फ्लुएंसर एंड यू हैव अ सोशल इन्फ्लुएंस, डोंट बिकम लाइक दैट पॉडकास्टर एंड स्टैंड अप कॉमेडियन व्हिच हैपेंड रिसेंटली। ऑलवेज रिमेंबर दैट पीपल आर लिसनिंग टू यू and you have created an influence, and with great power comes great responsibility. So take care of what you're speaking. Don't engage. आप मुझे गाली दो, अगर मैं नहीं रिएक्ट करूँगा तो नहीं करूँगा ना। आपने स्पेनिश में मुझे गाली दी, मुझे पता नहीं लगा। Don't engage. Why do you want to engage with people who are faceless trolls? I don't think that's important. आप मुझे बेटर बताओगे, आप साइबर में काम करते हो, गलत बोल रहा हूँ तो। Yeah, that's absolutely true. सर इतनी सारी चीज़ों के बारे में हमने बात की, अलग अलग चीज़ें जो बहुत लोगों को पता भी नहीं थी एंड कुछ आई थिंक मिसकंसेप्शंस भी थे। कमिंग टू माय लास्ट क्वेश्चन जो मैं हर गेस्ट से पूछता हूँ, 3 messages that you would like to give to our audience. बहुत अच्छा सवाल है। पहला तो होगा यार, आई थिंक ग्रैटिट्यूड टू द ऑलमाइटी। अगर मतलब मैं हेल्दी हूँ, 2 हाथ 2 पैर चल रहे हैं, 2 पैसे कमा के घर लाता हूँ, मेरी फैमिली हेल्दी है, मेरे पेरेंट्स हेल्दी हैं, किसी को कोई बीमारी नहीं है, मैं अपने पेरेंट्स के साथ 2 बार हफ्ते में डिनर कर पाता हूँ, अपनी बीवी बच्चे के साथ अच्छे से रह पाता हूँ, तो आई थिंक उससे बढ़िया कुछ नहीं है लाइफ में। सो ग्रैटिट्यूड। सेकंड, पर्पस, कि मैं इंसान बना हूँ तो क्या मैंने अपने ग्राफ को ऊपर लेके गया। जैसे लाइफ इज़ अनफेयर, अब मैं अगर अंबानी का बेटा होता तो कुछ और होता, पर मैं किसी जमादार का बेटा होता तो भी कुछ और होता।
तो कुछ नहीं है, कुछ है. तो पर्पस, इसको मैं कितना बेटर बना पाता हूँ अपने ग्राफ को. तीसरा, बीइंग हम्बल, दैट देयर इज अ सुपर पावर विच मेक्स यू थिंक द वे यू थिंक. जैसे अगर भगवान चाहता है, अगर देयर इज अ सुपर पावर, डेफिनेटली देयर इज अ सुपर पावर, और आपको गिराना चाहे तो वो नहीं गिरा सकता है. जिसको बनाना चाहता है उसको वैसी सोच देता है वो. तो सद्बुद्धि भी ऊपर वाले की देन है. जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको. क्रिकेट देखते हो, देयर इज ओनली वन क्रिकेटर हु हैज हिट 3 double centuries in his first 3 test matches in the world. He was supposed to be the biggest batsman ever. कौन है वो? Yes. He was supposed to be bigger than Sachin Tendulkar. Better in क्रिकेटर. और आपको पता है बात, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपकी ईरा का बंदा नहीं है वो मेरे ईरा का बंदा है. ठीक है. एंड वो आज देख लो क्या है, और देखो सचिन तेंदुलकर के साथ क्या हुआ. सो जब वो घमंड आता है ना, आप हम्बल नहीं होते कि मैंने किया है. मैं नहीं करता यार. करवाने वाले बहुत रास्ते हैं, बिगाड़ने वाला एक ही रास्ता है. तो ये 3 चीज़ें भैया, मतलब ग्रैटिट्यूड, पर्पस, हम्बलनेस. आई थिंक दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू से. ब्यूटीफुली समड अप सर, एंड थैंक यू सो मच. आज आप आए, संडे के दिन आए, बट बहुत सारी मजेदार बातें हुई, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि हम इसका पार्ट 2 जरूर करेंगे. बिल्कुल जी, श्योर. प्लेजर.